फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्यूशन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये सॉल्यूशंस होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस के कौन कौन से मोड्स हैं, और साथ में हम डिस्कशन करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम स्पेशली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे और साथ में कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के कुछ मोड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन। और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। सॉल्यूशन, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition is variable under certain limits is called solution. In solution, the component which is present in smaller quantity is called solute, while that which is present in larger quantity is called solvent. Thus, in solution, the solute particles remain homogeneously distributed among solvent particles. तो आपने देखा कि solution होता क्या है। The homogeneous mixture of two or more substances whose composition is variable under certain limits are called solutions. यानी दो या दो से अधिक घटकों का ऐसा समांग मिश्रण जिनका संघटन कुछ सीमा तक परिवर्तनशील होता है। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, जिनका संगठन कुछ सीमा तक परिवर्तनशील होता है, whose composition is variable under certain limits are called solutions. तो क्या देखा आपने, सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से अधिक घटकों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समांग मिश्रण जिसका संघटन कुछ सीमा तक परिवर्तनशील होता है, क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। The homogeneous mixture of two or more substances whose composition is variable under certain limits, जिसका कंपोजिशन एक निश्चित, एक डेफिनिट सीमा के अंतर्गत वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील होता है, क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशंस कहलाते हैं। जैसे सपोज हमने बीकर में वाटर लिया और वाटर में थोड़ा सा हमने उसमें शुगर मिला दिया, अच्छे से उसको शेक किया, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, दैट इज सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो होमोजेनियस है। अब थोड़ा सा हम उसमें और शक्कर मिला दें और शुगर मिला दें और उसको अच्छे से शेक कर दें, एक नया सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि वो भी होमोजेनियस है लेकिन उसका कंपोजिशन चेंज हो गया। तो याद रहे, सॉल्यूशन का कंपोजिशन एक डेफिनिट लिमिट के अंतर्गत क्या होता है, वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील होता है। अंडर सर्टेन लिमिट्स ये वेरिएबल होता है, हम क्या नाम देते हैं इसको, सॉल्यूशन। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, बाइनरी सॉल्यूशन से हमारा मतलब है जहां केवल दो कंपोनेंट। इन बाइनरी सॉल्यूशंस द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। बाइनरी सॉल्यूशंस में यानी द्विअंगी सॉल्यूशंस में, द्विअंगी विलयनों में जो घटक कम अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, दैट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसे हम क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट नाम देते हैं, विलायक नाम देते हैं। Thus, in solutions, solute particles remain homogeneously distributed among solvent particles. तो आप देखेंगे कि solutions में solute के पार्टिकल विलेय के कण विलायक के कणों के मध्य, solvent के पार्टिकल्स के मध्य, solvent के मॉलिक्यूल्स के मध्य homogeneously distributed होते हैं, समांग रूप से वितरित होते हैं। तो याद रहे, सॉल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है होमोजेनिटी, यानी कि समांगता। अगर सॉल्यूशन में समांगता नहीं है, होमोजेनिटी नहीं है, यानी इसके सारे पार्ट की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो उसे हम सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर आपको बाइनरी सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स शो किए गए हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस से हमारा मतलब है द्विअंगी विलयन, यानी जिसमें केवल दो कंपोनेंट हो।
यहाँ पर जो कंपोनेंट स्मॉलर अमाउंट में होता है, स्मॉलर कंपोनेंट को हम सॉल्यूट बोलते हैं, हिंदी में उसे हम विलेय बोलते हैं, जबकि लार्जर कंपोनेंट को, जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में, उसे हम क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट नाम देते हैं, विलायक नाम देते हैं। क्लियर है? डिपेंडिंग अपॉन, अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। तो आपने देखा कि बाइनरी सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट हैं, एक को आपने नाम दिया है सॉल्यूट, दूसरे को सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। अब हम इन बाइनरी सॉल्यूशंस के टाइप्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम टॉपिक लेने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, यानी विलयनों के प्रकार। याद रहे हमारा यहाँ विलयन से मतलब द्विअंगी विलयन से है, बाइनरी सॉल्यूशन से। हम यहाँ स्पेशली बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। Depending upon physical state of solute and solvent, solutions may be of 9 types। तो याद रहे solute और solvent के फिजिकल स्टेट के, भौतिक अवस्था के आधार पर ये सॉल्यूशंस, याद रहे द्विअंगी सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशंस टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। अब हम इन 9 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं और उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। याद रहे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कौन सा सोल्यूशन किस कैटेगरी का है, किस टाइप का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस और उनके एग्जाम्पल्स। ये देखिए यहाँ पर एक टेबल हमने बनाया है, इसमें सीरियल नंबर लिया है, टोटल 9 टाइप्स की बात की है हमने। पहले कॉलम में यहाँ पर हमने फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट को लिया है, उसके बाद हमने फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट लिया है, साथ में हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। याद रहे सॉलिड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसे हम क्या नाम देंगे, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, यानी ठोस का ठोस में विलयन। यहाँ पर सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में है, सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एलॉयज, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातुएं। आप देखेंगे कि जो मिश्र धातुएं होती हैं इन जनरल वो 2 या 2 से अधिक मेटल्स या कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होती हैं। तो नेचुरली दे आर सॉल्यूशंस। क्या है वो, सॉल्यूशंस हैं। किसका, सॉलिड का सॉलिड में। सॉलिड इन सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एलॉयज किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं। तो याद रहे दे आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस, यानी जहां पर सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी कैसा है, सॉलिड है। चलिए सेकेंड कैटेगरी हम लेने जा रहे हैं, सेकेंड टाइप सॉल्यूशन का, लिक्विड इन सॉलिड। यहां पर लिक्विड कम अमाउंट में होगा, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में होगा। नेचुरली लिक्विड सॉल्यूट होगा और सॉलिड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। देखते हैं इसके एग्जांपल्स कौन कौन हैं। इनको हम इन जनरल जेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेल्स बोलते हैं। ये जेल्स जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रहे ये एग्जाम्पल हैं लिक्विड इन सॉलिड के, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड कम अमाउंट में रहता है एज सॉल्यूट रहता है, और सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में रहता है एज सॉल्वेंट रहता है। एक इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जेल्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे जेल्स आपको टूथपेस्ट देखने को मिलता है। किसका एग्जाम्पल है, दैट इज लिक्विड इन सॉलिड, क्योंकि वहाँ पर सॉलिड ज़्यादा है। गूंथा हुआ आटा जिसको आप डो बोलते हैं, डो किसका एग्जाम्पल है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड इन सॉलिड, यानी द्रव का ठोस में विलयन, जहाँ पर जो विलय है, जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है। चलिए तीसरी कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, गैस इन सॉलिड। इस बार सॉल्यूट गैसियस स्टेट में होगा और सॉल्वेंट फिर से सॉलिड स्टेट में। गैस इन सॉलिड एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अमोनिया एडजॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम के सरफेस पर अमोनिया जो एडजॉर्ब होती है, इस फेनोमेना को हम ऑक्लूजन बोलते हैं। ये जो अमोनिया का एडजॉर्प्शन है एट द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और गोल्ड, वहाँ पर सरफेस के ऊपर एक होमोजीनिटी बनती है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। वो किसका एग्जाम्पल है, तो याद रहे वो एग्जाम्पल है गैस इन सॉलिड का। किसका एग्जाम्पल है, गैस इन सॉलिड का। एक दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही खास, प्यूमिक स्टोन।
प्यूमिक स्टोन क्या होता है? तैरने वाला पत्थर है, पानी में आप डाल दीजिए वो तैरता है। क्यों? क्योंकि उसका एरेशन हो गया रहता है, उसके अंदर एयर होता है। क्लियर है? तो प्यूमिक स्टोन जो है ये भी एग्जाम्पल है किसका? गैस इन सॉलिड का। वहां पर सॉल्यूट कौन है? तो गैस है, और सॉल्वेंट कौन है? तो सॉलिड है। प्यूमिक स्टोन क्वांटिटी एग्जाम में बहुत पूछता है, किस टाइप का सोल्यूशन है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गैस इन सॉलिड। क्लियर है? अमोनिया और एनी अदर गैस एडजॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ ए मेटल, किसी मेटल के सरफेस पर अमोनिया या किसी दूसरी गैस, सपोज हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो वह किस टाइप का सोल्यूशन बन रहा है वहां पर? तो याद रहे गैस इन सॉलिड का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा एग्जांपल, चौथा टाइप, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। हमने अब सॉल्वेंट चेंज कर दिया है। अभी हम सब जगह सॉलिड सॉल्वेंट ले रहे थे और हम सॉल्यूट का स्टेट चेंज कर रहे थे, सॉलिड लिक्विड गैस। अब हम सॉल्वेंट का स्टेट बदल दिए, हम लिक्विड लेंगे और फिर से सॉल्यूट को सॉलिड लिक्विड और गैस लेंगे। तो चौथा टाइप जो सोल्यूशन का है दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। इस बार सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, सॉल्स। याद रहे जैसे लिक्विड इन सॉलिड का जो सोल्यूशन होता था उसे हम जेल्स बोलते थे, वैसे ही सॉलिड इन लिक्विड का जो सोल्यूशन होता है उसे हम सॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्स बोलते हैं। तो इनको सिंपली सॉल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, शुगर इन वाटर। शुगर इज सॉलिड, शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। याद रहे मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल हमको सॉल्यूशंस के मिलते हैं डेली लाइफ में वो सॉलिड इन लिक्विड के ही मिलते हैं। लेकिन याद रहे ये सॉल्यूशंस इन जनरल 9 टाइप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, पांचवा टाइप, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। सबसे अच्छा एग्जांपल एल्कोहल इन वाटर, या दो मिक्सिबल लिक्विड्स आपस में मिक्सअप होकर के लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बनाएंगे। दैट इज एक एग्जांपल आपको मिला एल्कोहल इन वाटर। दूसरा एग्जांपल आपको मिल सकता है क्लोरोफॉर्म इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। होमोजेनियस सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बन गया हो। चलिए सिक्स्थ टाइप देखते हैं, दैट इज गैस इन लिक्विड। इस बार सॉल्यूट गैस होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा। क्लियर है? गैस इन लिक्विड एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं दैट इज आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, सपोज कोका कोला, पेप्सी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? गैस इन लिक्विड के। वहाँ पर इन जनरल CO2 गैस डिजॉल्व होती है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो किसके एग्जाम्पल हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स, दैट इज गैस इन लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ टाइप सॉलिड इन गैस। इस बार फिर से हमने सॉल्वेंट को गैस ले लिया, पहले सॉलिड लिया था, बाद में लिक्विड लिया, अब हम सॉल्वेंट बदल करके क्या लेने जा रहे हैं? गैस। और सॉल्यूट के फिर से तीनों स्टेट की हम बात करेंगे। तो यहां पर आप क्या देखते हैं? सेवेंथ टाइप सॉलिड इन गैस। जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा और सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डस्ट इन एयर। डस्ट पार्टिकल जो कि सॉलिड स्टेट में, एयर में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल बन जाएगा। या स्मोक, स्मोक में आप क्या देखते हैं? वहां पर जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सपोज कार्बन के, वो एयर के अंदर क्या होते हैं? होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो स्मोक की भी किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? अगर उसमें होमोजीनिटी है, किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? दैट इज सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल बनाएगा। तो डस्ट इन एयर, स्मोक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एट्थ टाइप की अगर हम बात करते हैं लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखिए पहला एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है, फॉग। जो कुहरा है, कुहरा किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन गैस। याद रहे वहां पर गैस सॉल्वेंट होता है, गैस ज्यादा होता है और लिक्विड कम अमाउंट में रहता है, वाटर कम अमाउंट में रहता है। तो फॉग किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन गैस का वो सोल्यूशन है। इनको हम एरोसॉल्स भी बोलते हैं। जो एरोसॉल्स आते हैं, स्प्रे आता है, स्प्रे में क्या होता है? सपोज हम परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं, एक होमोजेनियस सोल्यूशन वहां से निकल रहा है परफ्यूम से, उसमें ज़्यादा क्या है? स्प्रे करने के बाद वहाँ गैस ज़्यादा है, लिक्विड कम है। तो किसका होमोजेनियस मिक्सचर है वो एरोसॉल जो निकल रहा है? दैट इज लिक्विड इन गैस का। क्लियर हुआ?
ऐसे ही लास्ट कैटेगरी सॉल्यूशन का गैस इन गैस, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर या कोई भी दो गैसें आपस में हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। तो नेचुरली किसके एग्जाम्पल हुए, वो गैस इन गैस के। तो आपने देखा कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो सॉल्यूशंस होते हैं, किसका फिजिकल स्टेट, तो याद रहे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं वो टोटल 9 टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पर आपने उन 9 टाइप्स को देखा और साथ में उनके अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स देखे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किस कैटेगरी के सॉल्यूशन का है। यहीं आगे चल करके हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज एक नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, लास्ट चैप्टर फिजिकल स्टेट के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आप देखेंगे कि जहां पर ट्रू सॉल्यूशंस 9 टाइप्स के होते हैं, वहीं कोलाइडल सॉल्यूशंस हमको 8 टाइप्स का मिलेगा। क्यों मिलेगा, उसका रीजन, कोलाइडल सॉल्यूशंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है उनकी हीट्रोजीनिटी, वो हमेशा हीट्रोजीनियस होते हैं। और गैस इन गैस, याद रहे गैस इन गैस का जो सॉल्यूशन होता है ऑलवेज होमोजीनियस होता है। तो ये गैस इन गैस का जो सिस्टम होता है, इट नेवर फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन कभी नहीं बनाता। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा सिस्टम है जो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता। तो याद रहे गैस इन गैस, गैस इन गैस का कभी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि गैस इन गैस का मिक्सचर ऑलवेज होमोजीनियस होता है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशंस का पिक्यूलियर फीचर है उनकी हीट्रोजीनिटी, उनमें हीट्रोजीनिटी देखने को मिलती है। भले ही आपको सामने से देखने में विजुअली वो कैसे दिखें, होमोजीनियस दिखें, लेकिन वो होते हीट्रोजीनियस हैं। हीट्रोजीनिटी उनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो याद रहे गैस इन गैस का कभी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से क्या मतलब है। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो आपने देखा कि वहां पर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो अब ये देखना है कि सॉल्वेंट के एक डेफिनिट अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, या सॉल्यूशन के एक डेफिनिट अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। उसी को हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, और सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हमारा मतलब इन जनरल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन से होता है। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। The amount of solute present in given amount of solvent or solution is called concentration of solute in solution or concentration of solution. For example, if 5 gram of a solute is dissolved in 1 liter of a solution, then concentration of solute in solution or concentration of solution will be 5 gram per liter. तो क्या देखा आपने, क्या है कंसंट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं सांद्रण। क्या होता है सांद्रण, तो किसी सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के एक डेफिनिट क्वांटिटी में सॉल्यूट का कितना क्वांटिटी है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसी को सिंपली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मोड्स हैं। याद रहे क्लास 11th में भी 3-4 मोड्स आप पढ़ चुके हैं, मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 3-4 केसेस आप पढ़ चुके हैं, वो यहाँ रिपीट होंगे। क्लियर है। उसके अलावा भी हम कुछ मोड्स की बात करेंगे। चलिए सबसे पहला इसमें हम मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में पहला केस लेने जा रहे हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज नाम से ही क्लियर है डेफिनेशन, परसेंट
यानी 100 पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट बाई मास, किसके अनुसार, मास के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार किसी विलयन के 100 भाग में विलेय के भागों की संख्या विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, मास परसेंटेज कहलाता है। देखिए क्या डेफिनेशन है मास परसेंटेज, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स of solution is called mass percentage of solute in solution। तो आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलयन के 100 भाग में द्रव्यमान के अनुसार विलेय के भागों की संख्या क्या कहलाता है, विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कहलाता है। देखिए इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, मैथमेटिकली मास परसेंटेज इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट, सपोज हम ग्राम में ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी हमने किस यूनिट में लिया, ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाय 100। याद रहे मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर एक को आप ग्राम में ले रहे हैं तो दूसरे को भी ग्राम में लीजिए। ऐसा नहीं कि मास ऑफ सॉल्यूट को आपने ग्राम में ले लिया और मास ऑफ सॉल्यूशन को आपने केजी में ले लिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या फार्मूला मिला अपने को मास परसेंटेज का, दैट्स इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज का, सेकेंड मेथड लेने जा रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज। याद रहे सेम डेफिनेशन है, सिर्फ जहां हम बाई मास बोलते थे, द्रव्यमान के अनुसार बोलते थे, उसकी जगह हम आयतन के अनुसार बाई वॉल्यूम की बात करेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या है, सेम डेफिनेशन सेम टाइप। The number of parts of solute by volume present in 100 parts of solution is called volume percentage of solute in solution। यानी आयतन के अनुसार किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, विलयन में विलेय का आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या बताया गया, The number of parts of solute by volume present in 100 parts of solution is called volume percentage of solute in solution। मैथमेटिकली वॉल्यूम परसेंटेज का देखिए क्या फार्मूला मिला अपने को, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। सपोज हमने सॉल्यूट का वॉल्यूम किस यूनिट में लिया, ml में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको भी हमें किस यूनिट में लेना पड़ेगा, ml में। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को आपने ml में लिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आपने लीटर में ले लिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या मिला अपने को फार्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर, तो ये मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज दो मोड्स हो गए कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के। चलिए हम तीसरे की बात करते हैं, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम पर लीटर, यहां पर नेम से ही क्लियर हो जा रहा है डेफिनेशन क्या होगा, ग्राम पर लीटर, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाता है, विलयन में विलेय का ग्राम प्रति लीटर सांद्रण या विलयन का ग्राम प्रति लीटर सांद्रण कहलाता है। देखते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिकली ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन दैट इज स्ट्रेंथ, याद रहे ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को कई बार हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्लियर है, तो ये स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का मास किस यूनिट में लेना है, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है, आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज आपको मिल जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नॉर्मेलिटी, याद रहे अभी तक जो आपने तीन मेथड्स पढ़े, दैट इज मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ये सब क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब के बाद जो मेथड्स आएंगे वो क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उनमें से एक मेथड आपके सामने आ गया, दैट इज नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है नॉर्मेलिटी? तो आप देखेंगे कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या द नंबर ऑफ gram equivalent mass of solute present in per liter of solution is called normality of solution। हिंदी में कैसे डिफाइन करोगे? किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, विलयन की नॉर्मलता कहलाता है, नॉर्मेलिटी कहलाता है। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन, नॉर्मेलिटी n, the number of gram equivalent mass of solute present in per liter of solution is called normality of solution। Mathematically, normality n equals to number of gram equivalent mass of solute upon volume of solution in liter। याद रहे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को किस में लेना है, किस यूनिट में? आपको लीटर में। तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब इसी फार्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट? ऑलरेडी बताया जा चुका है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो रेशियो होता है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को शो करता है। तो क्या मिल जाएगा नेक्स्ट, दैट्स इक्वल्स टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास की जगह हम क्या लिख रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन GEM ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको एज इट इज हमने ले लिया। तो एक नया फार्मूला मिल गया नॉर्मेलिटी का, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। याद रहे ये जो पोर्शन है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? तो मिला अपने को नॉर्मेलिटी n इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब कई बार आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया रहता है, मिलीलीटर में दिया रहता है। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से। तो सेम वही कर दीजिए, आप वॉल्यूम को मिलीलीटर में यूज कर सकते हैं। देखिए क्या मिलेगा, दैट्स इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ध्यान दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो वो लीटर में कन्वर्ट होगा। उस 1000 को आप ऊपर ले जा सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000। याद रहे 1000 कहां से आया, इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा, वो ऊपर चला गया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये फार्मूले मिले आपको किसके, नॉर्मेलिटी के। याद रहे यहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके एकेडमिक एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। यूजुअली फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करना होगा, आपको आंसर मिल जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, अगर सोल्यूशन के 1 लीटर में, प्रति लीटर में, पर लीटर में सॉल्यूट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट है, तो ऐसा सोल्यूशन कहलाता है नॉर्मल सोल्यूशन, 1N सोल्यूशन बोलते हैं या सिंपली N सोल्यूशन बोलते हैं। इफ 2 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के प्रति लीटर में सॉल्यूट का 2 ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट हो, तो ऐसा सोल्यूशन ट्वाइस नॉर्मल, 2N सोल्यूशन कहलाता है। If 3 gram equivalent mass of solute is present in per liter of solution, then it is called thrice normal solution, 3N solution, like this. Clear है? देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, If 1 gram equivalent mass of solute is present in per liter of solution, then this solution is called normal solution, N solution. Similarly, if 2, 3, 4 dash 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 gram equivalent mass of solute is present in per liter of solution, then the solutions are called 2N, 3N, 4N solutions respectively. तो आपने देखा कि अगर विलयन के प्रति लीटर में
विलेय का 1 ग्राम तुल्यांकी भार उपस्थित है तो उसे हम नॉर्मल सोल्यूशन बोलेंगे। 2 ग्राम तुल्यांकी भार उपस्थित है, ट्वाइस नॉर्मल सोल्यूशन बोलेंगे, 2n सोल्यूशन बोलेंगे। 3 ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में, उसे हम थ्राइस नॉर्मल या 3n सोल्यूशन बोलेंगे, लाइक दिस। क्लियर है? अब अगर पर लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट मास या सबसे पहले 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट हो, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास का आधा, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम नाम देते हैं सेमी नॉर्मल, n/2 सोल्यूशन। ऐसे ही अगर पर लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट हो तो उसे हम नाम देते हैं डेसी नॉर्मल, n/10 सोल्यूशन, लाइक दिस। देखिए क्या लिखा है। ऑन द अदर हैंड, इफ 1/2 that is half gram equivalent mass of solute is present in per liter of solution, then it is called semi normal, that is n/2 solution। याद रखिए, कई बार आपसे न्यूमेरिकल में सेमी नॉर्मल वर्ड यूज कर देता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? n/2 solution। क्लियर है? तो क्या मिला? If half gram equivalent mass of solute is present in per liter of solution, then it is called semi-normal, that is n/2 solution. And if 1/10 gram equivalent mass of solute is present in per liter of solution, then it is called deci-normal, n/10 solution। तो याद रहे, semi-normal का मतलब हुआ n/2 solution और deci-normal का मतलब हुआ n/10 solution। यही कई बार सेंटी नॉर्मल की बात आती है। सेंटी नॉर्मल का मतलब होता है n/100 सोल्यूशन। याद रखना, सेमी नॉर्मल n/2 सोल्यूशन, सेंटी नॉर्मल n/100 सोल्यूशन। क्लियर है? चलिए नाउ एक बहुत ही खास बात याद रहे, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का कोई भी मेथड हो, अगर उसमें वॉल्यूम टर्म आया हुआ है, याद रहे वॉल्यूम, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो अगर कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के किसी भी मेथड में वॉल्यूम टर्म आया है तो वह मेथड, वह मोड टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। टेम्परेचर बदलने के साथ उसका वैल्यू बदलता है और ऐसा कोई भी मेथड कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। भाई सिंपल सी बात है, आपने कोई सोल्यूशन बनाया, सुबह सुबह टेम्परेचर कुछ था, आपने n/10 सोल्यूशन बनाया, दोपहर को टेम्परेचर बढ़ा, वह सोल्यूशन चेंज हो गया, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बदल गया। तो क्या ऐसा मेथड आप कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का अच्छा मेथड मानेंगे? आंसर इज नो, नहीं मान सकते। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम टर्म आता है। आपने डिवाइड किया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम टर्म आया हुआ है। नेचुरली नॉर्मेलिटी जो मेथड है कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का, यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर बदलने के साथ बदलेगा और इसे कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का अच्छा मेथड नहीं माना जाएगा। याद रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से मोड कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन के कौन कौन से तरीके टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और कौन से डिपेंड नहीं करते। तो इनको सॉर्ट आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है, जहां भी वॉल्यूम टर्म आया है वह मेथड टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा और जिसमें नहीं आया है वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो नॉर्मेलिटी याद रहे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बदलने के साथ बदलता है और इसे कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। देखिए क्या लिखा है, नॉर्मेलिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम टर्म एंड देयरफॉर इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर and changes with change of temperature. Hence, it is not considered to be good method for expressing the concentration of solution. तो आपने देखा कि नॉर्मेलिटी को कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन का, कंसंट्रेशन के प्रदर्शन का अच्छा मेथड नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म आया है, इसलिए यह टेम्परेचर बदलने के साथ बदलता है। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और साथ साथ कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के मेथड्स के अंतर्गत हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास दैट इज ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और नॉर्मेलिटी को डिस्कस किया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन की जो बाकी बचे हुए मोड्स हैं, दैट इज मोलेरिटी, मोलेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, इन सब की बात करेंगे, पीपीएम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। तो आज बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।